हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले बच्चों, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन पढ़ रहे थे हम लोग। पृष्ठ रसायन में हमने सबसे पहले बच्चों इंट्रोडक्शन देख लिया, इसका क्या परिचय होता है, पृष्ठ रसायन असल में कहते किसको हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था बच्चों कि पृष्ठ रसायन में क्या क्या टर्म्स काम में आती है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई, अधिशोषण अवशोषण क्या चीज़ होती है, उनके बीच में अंतर क्या होता है। और अब जो अपन कर रहे थे बच्चों, वो क्या कर रहे थे, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक हैं जो अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। ठीक है बच्चों, कल अपन ने 3 देख लिए थे, यहाँ पे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे हम लोगों ने। अब इसके अंदर बच्चों हम लोग 3 कारक पहले ही पढ़ चुके थे, जिसमें फर्स्ट अपन ने कहा था किसकी, अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक की प्रकृति किस प्रकार की थी वो हम लोगों ने कल देख लिया। अगर उसकी सतह ज़्यादा होगी तो अधिशोषण ज़्यादा होगा, सतह कम तो अधिशोषण कम होगा। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या बात करी थी, अधिशोष्य की। अधिशोष्य की प्रकृति में हमने 2 देख ली थी। अगर द्रव होता है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, द्रव होगा तो क्या होनी चाहिए, सांद्रता ज़्यादा होनी चाहिए। गैस होगा तो गैस आसानी से द्रव में बदलने वाली होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अपन ने थर्ड वाला बात करी थी बच्चों, ताप का प्रभाव। जब हमने कहा था कि इसके ऊपर ताप जो है बच्चों, ताप किस तरह से प्रभावित करता है अधिशोषण को, वो कल हम लोगों ने देखा। क्या देखा था उसमें कि अगर अपन दाब रखते हैं, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि ताप और दाब कंडीशन पे अगर अपन ताप बढ़ाते हैं अधिशोषण कम होता है। क्यों कम होता है, ये भी चीज़ समझ ली, क्योंकि अणु जो हैं वो पास पास आएंगे नहीं, जैसे ही उन्हें ऊर्जा मिलेगी वो दूर भागेंगे और दूर भागने के लिए अधिशोषण को कम कर देंगे। ठीक है, अब जो बच्चों आज अपन पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ रहे हैं, दाब का प्रभाव। आज जो बच्चों पढ़ोगे दाब का प्रभाव पढ़ोगे। दाब के प्रभाव के लिए मैंने आपको कल ही बताया था, जब हम दाब का प्रभाव पढ़ते तो इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, 2 चीज़ें देखते हैं ना, 2 टाइप का आप कहोगे, 2 प्रकार का अधिशोषण देखोगे, 2 प्रकार के समीकरण देखोगे आप, जिसमें फर्स्ट वाला आपका है फ्रुडलिच। इसको कई बुक में है ना फ्रेंडलिक बोल रखा होगा, फ्रुडलिच नाम दे रखा होगा, तो जो है आप दोनों नाम जो है वो एक जैसे हैं। कहीं पे फ्रेंडलिच भी बोला है, फ्रेंडलिक बोला है, कहीं पे फ्रुडलिच बोला है बच्चों, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, फ्रुडलिच का समतापीय अधिशोषण, समतापीय अधिशोषण। एक फ्रुडलिच का देखेंगे बच्चों अपन समतापीय अधिशोषण, और एक लैंगमियर का समतापीय वक्र, या अपन इसको भी समतापीय वक्र या समतापीय अधिशोषण भी कह सकते हैं। ठीक है, 2 तरह से आप देखोगे कि ताप का प्रभाव किस प्रकार होता है बच्चों। ताप का प्रभाव अपन देखेंगे तो 2 प्रकार, दाब का प्रभाव, ताप तो अपन कल देख चुके कि किस तरह से अधिशोषण को ताप प्रभावित करता है। आज जो बच्चों अपन पढ़ रहे हैं वो दाब का प्रभाव देख रहे हैं कि दाब किस तरह अधिशोषण को प्रभावित करेगा। दाब में बच्चों हमने 2 समीकरण बता दिए, समीकरण है ये, इसके अंदर अपन अच्छे से पढ़ेंगे इसको। पहला वाला कहता है फ्रुडलिच का समतापीय अधिशोषण, और सेकंड चीज अपन ने बताया लैंगमियर का समतापीय वक्र। तो अभी जो बच्चों अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, फ्रुडलिच का समतापीय अधिशोषण। ठीक है, अब आप इसमें एक बार इसकी डेफिनेशन नोट करिए, मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ बच्चों इसकी। अपन इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है फर्स्ट वाला हमारा। फर्स्ट है अपना फ्रुडलिच का समतापीय अधिशोषण। बच्चों इसको ध्यान से समझना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एग्जाम में पूछ सकता है। फ्रुडलिच का समतापीय अधिशोषण असल में होता क्या है, उसको ग्राफ के द्वारा, वक्र द्वारा आप समझाइए, इस पे क्वेश्चन बनता ही है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अपन को अच्छे से समझना है। अब बच्चों देखिए ये क्या कहता है अपन को, उसकी आप इसकी परिभाषा लिख दीजिए। ठीक है, फ्रुडलिच के अनुसार, या अपन कहेंगे फ्रुडलिच के अकॉर्डिंग, ये कहता है एक इकाई या फिर इसको लिख देते हैं, यहाँ से मैं चालू करी हूँ, अधिशोषक की 1 इकाई लिखना बच्चों इसको। अधिशोषक के 1 इकाई द्रव्यमान, फ्रुडलिच के अनुसार वो क्या बोलना चाह रहा है बच्चों, ये नोट करिएगा। अधिशोषक आप लिख लीजिए, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी बच्चों। अधिशोषक के 1 इकाई द्रव्यमान पर अवशोषित होने वाली गैस
अवशोषित होने वाली गैस की सीमा गैस के दाब पर निर्भर करती है। बच्चों ये चीज़ समझ में आई? हमने क्या कहा? फ्रिडलिच का समतापीय अधिशोषण। अभी अपन जो बच्चों पढ़ रहे हैं किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं हम लोग? ये पढ़ रहे हैं हम लोग किसका प्रभाव है? ये दाब का प्रभाव। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में बच्चों हम लोग ये पॉइंट पढ़ रहे हैं दाब के प्रभाव में, जिसको हमने कहा ये 2 प्रकार का होता है। पहला है फ्रिडलिच का समतापीय अधिशोषण। अब बच्चों ये चीज़, इसकी डेफिनेशन कहें, इसकी परिभाषा कहें, उसको ध्यान से समझिए। क्या कहना चाह रहा है? अधिशोषक के एक इकाई द्रव्यमान पर अवशोषित नहीं बच्चों, इसको सही कर लेना, अधिशोषित है ये, है ना, क्योंकि अपन अधिशोषण के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए इसको। अधिशोषक के एक इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित होने वाली गैस की सीमा गैस के दाब पर निर्भर करती है। क्या कहना चाह रहा है ये? अपन क्या बात कर रहे हैं बच्चों? अधिशोषक क्या हुआ? जो गैस को एब्जॉर्ब करता है। अपन ने कहा क्या? गैस को एब्जॉर्ब करने वाला, गैस को अधिशोषित करने वाला, ये आपका अधिशोषक हुआ। इस पे आके बच्चों गैस आके जुड़ेगी। अब गैस आके जुड़ रही है तो अपन क्या कह रहे हैं कि अधिशोषक एक इकाई द्रव्यमान, मतलब इसके इतने द्रव्यमान पर जो गैस आके जुड़ेगी, मतलब कितनी गैस आके जुड़ेगी, वो किस पे निर्भर करता है बच्चों? गैस के दाब पर निर्भर करेगा। इसको अपन अगर समीकरण के रूप में लिखते हैं तो बच्चों इसको लिखा जाता है x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ये पूरा समीकरण अपना इसके ऊपर चलेगा। x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, जहां पे x आप क्या बताओगे बच्चों? अधिशोषित होने वाली गैस की सीमा। कितना गैस होगा? गैस की सीमा बोल सकते हैं या गैस की मात्रा भी बोल सकते हैं बच्चों। अधिशोषित होने वाली गैस की सीमा बोलो या अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा बोलो, एक ही चीज़ है। मतलब अपन डायरेक्टली क्या कह रहे हैं? कितनी गैस आके जुड़ेगी। एक्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? कितनी गैस आके जुड़ेगी। ठीक है, एम यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? ये देखो, एम क्या है? यहाँ पे द्रव्यमान है। किसका? किसका द्रव्यमान है बच्चों? एम यहाँ पर अधिशोषक का द्रव्यमान है, जिस द्रव्यमान पर गैस आके जुड़ेगी। बात समझ पाए मेरी? ध्यान देना। द्रव्यमान जो है बच्चों ये किसका है? अधिशोषक का। ब्रैकेट में लिख दिया। चाहो तो आप इसको द्रव्यमान लिखिए अधिशोषक लिखो, या सीधा लिख दो अधिशोषक का द्रव्यमान। बात समझ में आई? अपन ने क्या बोला? ये चीज़ ध्यान से समझो। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं बच्चों? हमने क्या कहा कि गैस है, गैस आके किस पे जुड़ेगी? अपने अधिशोषक पे, है ना, जो कि उसको जोड़ रहा है, जो कि उसको क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, जो कि इसको शोषण कर रहा है, अपन कह सकते हैं ग्रहण कर रहा है। कोई भी ऐसा पदार्थ है जो गैस को ग्रहण कर रहा है, तो गैस को जो बच्चों ग्रहण कर रहा है वो क्या हुआ? आपका अधिशोषक हुआ। और अपन कह रहे हैं कि कितनी गैस आके जुड़ेगी तो कितना, किस पे निर्भर करेगा? वो अधिशोषक के द्रव्यमान पे, कि उसका द्रव्यमान कितना है, मतलब कितना उसका भाई द्रव्यमान ऐसा आपके पास उपस्थित है जो कि गैस को जोड़ लेगा अपने अंदर। बात समझ में आई? जैसे अपन यहाँ पे कह रहे हैं ना भाई इतनी सीमा है इसकी, तो अपन ने क्या बोला था? कल भी बोला था बच्चों कि ये जो गैस की सतह है, जितनी सतह उपस्थित होगी उतनी तो गैस आके जुड़ेगी, इससे ज़्यादा तो जुड़ ही नहीं सकती। जितनी गैस की सतह है बच्चों, जितनी अधिशोषक की सतह है उतनी तो गैस आके जुड़ेगी। तो यही चीज़ अपन ने यहाँ पे कहा कि अधिशोषक के, ध्यान से देखो परिभाषा ध्यान रखना बच्चों, जब आप समझाओगे आपको पूरा बताना पड़ेगा। एग्जाम में आता है बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये ध्यान करो। अधिशोषक के एक इकाई द्रव्यमान, क्या कहा अपन ने? अधिशोषक वो जो कि जोड़ रहा है, उसका द्रव्यमान कितना है जिसपे गैस आके चिपक रही है। ठीक है, सीधा सीधा अपन क्या कह रहे हैं? अधिशोषक में कितनी गैस आके जुड़ेगी उसको आप कैसे बताते हो? x/m से। ठीक है, अधिशोषक जो है बच्चों वो कितनी गैस आके जोड़ेगा अपने ऊपर। जैसे कल मैंने एग्जांपल बताया था, एक लंबी बेंच है, बेंच के ऊपर अपन को पता है कितनी कैपेसिटी है उसकी, कितनी क्षमता है 10 बच्चों को बिठाने की। तो अपन क्या कहेंगे? 10 बच्चे बैठ रहे हैं बेंच के ऊपर आके। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि बेंच की कितनी वो है, आप कहोगे क्षमता कितनी है, कितनी सीमा है, कितनी क्षमता है उसकी, तो कितनी है 10 बच्चों को बिठाने की। ऐसे ही अपन कहेंगे अधिशोषक कितनी गैस के अणुओं को अपने अंदर जोड़ सकता है, वो उसकी क्षमता हो गई। और वो किस पे निर्भर करेगी? उसके दाब पर निर्भर करेगी। ठीक है, अब दाब पर कैसे निर्भर करती है आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। ठीक है, आप चाहो तो इसको x को ये लिख सकते हो अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा, और द्रव्यमान किसका? अधिशोषक का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, एक तरह से अगर अपन दोनों को बताएं तो अपन एक्चुअल में क्या बताते हैं? कितनी गैस अधिशोषित हो रही है। अगर आप इसको बच्चों नीचे अलग से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ये क्या बताएगा अपन को? अधिशोषित गैस की मात्रा। जो गैस वहां पे जुड़ चुकी है उसकी एक्चुअल में क्या बता रहा है बच्चों? मात्रा बता रहा है।
एक्स अपॉन एम अपन को क्या बताएगा बच्चों? अधिशोषित गैस बताएगा कि अधिशोषित गैस जो हुई, जो जुड़ गई, कितनी गैस जुड़ी? अपन कहेंगे कि भाई गैस जो है 1 मीटर क्यूब्ड वॉल्यूम जुड़ गया उसका, या इससे ज़्यादा जुड़ा, ठीक है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, 1 से 10, 15, 20 कुछ भी होगा। तो जितनी मात्रा आके यहाँ पे जुड़ी बच्चों, वो किससे बता रहे हैं अपन? एक्स अपॉन एम पे। और अपन ने क्या चीज़ बोली, ये किस पे निर्भर करेगा? ये दाब पे निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा? अब डायग्राम से अपन समझते हैं। ये देखो, ये आपके पास क्या है बच्चों? एक कंटेनर है, मान लिया। कंटेनर के अंदर क्या है? गैस के अणु उपस्थित हैं। ये देखो, ये गैस के अणु दिखाई दे रहे हैं आपको अलग अलग। अब मैंने यहाँ पे कहा ये जो बीच में बच्चों, ये आपका क्या है? अधिशोषक रखा हुआ है। अधिशोषक जो गैस को जोड़ेगा अपने ऊपर। अधिशोषक अपन यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेना चाहे बच्चों, उदाहरण तो क्या ले सकते हैं? चारकोल। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपन ने क्या कहा? चारकोल ऐसी चीज़ है जो गैस को सोख लेती है, ठीक है, या गैस को अपने अंदर ले लेती है। बोला था ना अपन ने, जो भी इम्प्योरिटी होती है, मैंने कहा था अशुद्धि होती है गैस के रूप में, तो गैस के रूप में जो भी अशुद्धि होगी, चारकोल उसको अपने अंदर ले लेगा। बात समझ में आई मेरी? ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे कहा एग्जाम्पल हमने ले लिया चारकोल का। आपने क्या करा? चारकोल एक ठोस रूप में बना के यहाँ पे रख दिया। पाउडर है या पाउडर कह सकते हो, कैसे भी करके आपने एक बीकर लिया, बीकर में चारकोल रख दिया, और उस बीकर में क्या रखा हुआ है बच्चों? गैस भरी हुई है, गैस के अणु भरे हुए। बात समझ में आई? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देखो, सारे आपको अलग अलग अणु दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन पता है आपको क्या चीज़ होती है? अपन क्या कहते हैं बच्चों? एक बीकर लिया आपने, मान लीजिए बीकर है, बीकर के ऊपर एक ढक्कन लगाया। अपन जब किसी चीज़ को ढकते हैं बच्चों, तो ढक्कन क्या है? बीकर के अंदर जा रहा है, चारों तरफ से फंस जाता है, उससे छोटा है। बात समझ पा रहे हो मेरी? एक तो ढक्कन क्या होता है? ऊपर कवर करता है किसी चीज़ को। हमने कहा बीकर ऐसा है, बीकर के ऊपर आपने ढक्कन कैसा लिया, जो कि क्या कर रहा है? उसके अंदर की तरफ है, लेकिन पूरा पैक है, वहाँ से हवा बाहर ही नहीं आ सकती, ठीक है। उस ढक्कन, पैक ढक्कन के ऊपर एक अपन कहते हैं डंडा रखा हुआ है, कोई ऐसी स्ट्रक्चर है लकड़ी जैसा, डंडे जैसा, ठीक है, स्टिक जैसा बनी हुई संरचना। अब उस छड़ को बोलो चाहे डंडे को बोलो, उसको आप हाथ से पकड़ के नीचे की तरफ लेके जाते हो। जब आप उसको नीचे ले जाते हो तो आप क्या कर रहे हो? अंदर जो भी चीज़ भरी हुई है उसको प्रेशराइज कर रहे हो, आप उस पर दबाव डाल रहे हो बच्चों। मेरी बात समझ में आई सभी को? पिस्टन वाला स्ट्रक्चर जो होता है ना बच्चों, वो कुछ इस तरीके का होता है। पिस्टन मतलब एक ऐसी संरचना होगी, गोल प्लेट होगी, जिसके ऊपर कुछ ऐसे डंडी जैसा होगा, जिसको अगर अपन दबाते हैं तो दबाने पर क्या होगा? जो भी चीज़ अंदर भरी हुई है वो क्या होगी? प्रेस होगी। आपने नेट पे भी देखा होगा, नेट पे इस तरह की वीडियोस बहुत आते हैं। तो अपन देखते हैं ना, किसी के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं? दाब लगा रहे हैं, तो दाब लगाने पर जो चीज़ बाहर फैली हुई है वो क्या होगी? इकट्ठी हो जाएगी, नीचे जाएगी। अब ये पिस्टन आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, अपन ने कहा कि अधिशोषक रखा हुआ है अंदर, और गैस के अणु भरे हुए चारों तरफ। अभी गैस के अणु चिपके नहीं है, क्योंकि आपको पता है गैस के अणु पास पास नहीं आते। अपन ने कहा था ये चीज़, अधिशोषण होने के लिए गैस के अणुओं का द्रव में बदलना जरूरी है, क्योंकि गैस के अणुओं में क्या होता है बच्चों? दूर दूर रहते हैं, वो कोई आकर्षण बल नहीं होता, तो पास पास भी नहीं आते आराम से। मेरी बात समझ में आई सभी को? अब जैसे यहाँ पे बच्चों पिस्टन है, अपन ने कहा ऐसा ढक्कन है जिसे अपन दबाते हैं तो क्या होगा? अब इसको नीचे लेके आओ। नीचे लेके आने के बाद क्या कंडीशन हो जाएगी आपके पास? ये आपका क्या है? अधिशोषक है बच्चों। जो गैस के अणु बाहर बिखरे हुए थे, जैसे ही ढक्कन हम नीचे लेके आए तो क्या होगा? यहाँ तक आ गया आपका। तो क्या करा? जितने अणु बाहर घूम रहे थे, यहाँ घूम रहे थे, यहाँ घूम रहे थे, सारे के सारे क्या हुए बच्चों? दाब के प्रभाव में ये सारे आकर बच्चों यहाँ पे जुड़ गए। जितनी संरचना थी ना, इस संरचना पे आके सारे के सारे जुड़ गए। कैसे जुड़े? क्योंकि आपने दाब लगाया। तो बात समझ में आई? अपन ने यहाँ पे क्या चीज़ बोली? फ्रुजलिच का समतापीय वक्र समीकरण आपको क्या समझाता है? अधिशोषण आपको क्या बताता है? कि अधिशोषक के एक इकाई द्रव्यमान, इसके एक इकाई द्रव्यमान पर जो भी गैस चिपकेगी या अधिशोषित होगी, उसकी मात्रा किस पे निर्भर करेगी बच्चों? सीमा या मात्रा निर्भर करेगी दबाव पे। जितना दबाव आप डालोगे उतने जुड़ेंगे। अगर दबाव अपन कम रखते तो कुछ एक दो जुड़ जाते, फिर और दबाव डालोगे तो जितने अणु पास में, मतलब अपन ने इतना ज़्यादा प्रेशर किया इसको कि सारे अणु जितने बाहर फैले हुए थे वो सारे के सारे इस पे आके चिपक गए, क्योंकि आपने क्या करा बच्चों? उस पर प्रेशर डाला। बात समझ में आई मेरी? ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। तो आपको समझ में आया गैस पर दाब का प्रभाव किस प्रकार होगा। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गई अपन को बात? ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या कह रहे थे बच्चों की x अपॉन m जो है वो किस पे निर्भर करेगा? P पर निर्भर करेगा। अब इस चीज़ को हम लोग किससे देखेंगे बच्चों? एक वक्र के द्वारा समझते हैं। कब तक निर्भर करेगा? ये भी तो कंडीशन है। अब मान लो कि यहाँ पे अपन ने क्या करा? दाब लगाते गए। अब यहाँ पे तो क्या हुआ? एक समय पश्चात दाब लगाने तक तो सारी गैस के अणु चिपक गए, लेकिन एक कंडीशन ये भी तो आएगी कि जब आप दाब बढ़ा रहे हो तब भी गैस के अणु क्या होंगे? ज़्यादा चिपकेंगे नहीं। तब वो जो है अपन कहेंगे उसकी वैल्यू कह सकते हो, उसकी जो मात्रा होगी वो मात्रा आपको कैसी मिलेगी बच्चों? कांस्टेंट हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। ये चीज़ मैंने बताई थी आपको।
अब यही चीज़ को हम लोग फ्रुडलिच के समीकरण में ग्राफ के द्वारा समझेंगे। अभी आप मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया सभी को? फ्रुडलिच समतापीय अधिशोषण हम लोग पढ़ रहे हैं। वो हमें क्या बताता है बच्चों? वो हमें ये बोलता है कि अधिशोषक के द्रव्यमान पर कितनी गैस आके चिपकेगी, कितनी गैस आके उससे जुड़ जाएगी, वो गैस की मात्रा किस पे निर्भर करेगी? उस पे पड़ने वाले दाब पर। जितना दाब डालोगे उतनी गैस की मात्रा चिपकेगी। इसको और अच्छे एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं बच्चों कि घर में क्या होता है, एग्जाम आ रहे हैं, कई बच्चे पढ़ते हैं, सिंसियर बच्चे पढ़ लेते हैं। जो बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो आसानी से पढ़ते नहीं है। क्या करते हैं पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा क्या करते हैं बच्चों? आपके ऊपर दबाव डालते हैं कि भाई बैठो पढ़ने, एग्जाम आ रहा है। डालते हैं ना, सबको डांट डांट के बिठाएंगे, पढ़ो पढ़ो। जितना ज़्यादा दाब होगा, जितना ज़्यादा आपको डांटा जाएगा, उतना आप ज़्यादा पढ़ोगे और रिजल्ट निकल के आएगा, पास हो जाओगे, अच्छे नंबर से पास होगे। बात समझ में आई मेरी? वहाँ पे क्या हो रहा है? अधिशोषक मतलब आप लोग, आपके ऊपर जितना ज़्यादा दबाव पड़ेगा उतनी पढ़ाई करोगे आप। बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर है? आसानी से समझ में आया क्या कहना चाह रहे बच्चों अपन? अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट है? समझ में आया सभी को? ठीक है, सभी को। यहाँ पे अपन ने कहा कि अधिशोषक के ऊपर, उस पदार्थ के ऊपर जितनी मात्रा गैस की आके बच्चों चिपकेगी, जितनी गैस की मात्रा आके जुड़ेगी, वो निर्भर करेगी दाब पर। जितना दबाव पड़ेगा उतनी गैस की मात्रा आके जुड़ेगी। पर ये कब तक ऐसा चलेगा, किस तरह से होगा ये, आगे और दाब बढ़ाते हैं तो क्या कंडीशन होगी, वो हम लोग ग्राफ से अभी समझते हैं। इतना क्लियर है? हाँ, दाब निश्चित नहीं, दाब बढ़ा रहे बच्चों। दाब निश्चित यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप लोग दाब बढ़ा रहे हो। दाब निश्चित कब होता कि एक ही दाब अपने कांस्टेंट रख लिया, फिर आप दाब बढ़ा रहे हो। बच्चों कंडीशन अपन कैसे रखते हैं आप लोग ध्यान रखना। अगर अपन कहते हैं ना, अपन ने कल कंडीशन देखी थी, एक कंडीशन पे अपन क्या कर रहे थे बच्चों? ताप बढ़ाते हैं, है ना। जब ग्राफ हम लेते हैं ना, ध्यान से देखिए, या तो यहाँ पे प्रेशर रखोगे, ठीक है, और आपका जो है वॉल्यूम होगा PV = nRT, याद है अपन समीकरण पढ़ते हैं बच्चों। इसमें अपन क्या बोलेंगे कि अगर ये और ये है तो एक चीज़ कांस्टेंट होगी, प्रेशर वॉल्यूम रहेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट, और अगर प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम और टेम्परेचर लेते हैं अपन तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ताप या दाब में से कोई भी एक चीज़ बच्चों क्या रहेगी आपकी? स्थिर हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, कांस्टेंट स्थिर रहेगी। समझ में आई बात? अब यहाँ पे कल अपन ने जो कंडीशन देखी थी उसमें अपन क्या करे थे? ताप अपन ने अलग अलग ले लिए, तो आपका दाब स्थिर हो गया। उस कंडीशन पे दाब स्थिर था आपका, लेकिन ताप अलग अलग थे। ताप जो बच्चों थे वो अलग अलग अपन ने देखा, 193 पे, 247, 273, अलग अलग ताप पे देखा अपन ने कि कैसे कंडीशंस निकल के आई। अब जो बच्चों ये कंडीशन, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, आप देखो नाम से बताती हूँ मैं, फ्रुडलिच का समतापीय अधिशोषण पढ़ रहे हैं हम। समतापीय का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर ताप समान है, जहाँ पर ताप आपका स्थिर रहेगा। जब अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना, ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी में हम यही बताते हैं कि समतापीय अभिक्रियाओं का मतलब क्या हुआ? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आप ताप समान रख रहे हो। ताप समान मतलब ताप कांस्टेंट है आपका, ताप ना बढ़ेगा ना घटेगा। कोई एक आपने फिक्स कर लिया भाई इतनी अपन को रखनी है, उसके ऊपर अपन को ना बढ़ाना है ना घटाना है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे बच्चों अपन ने फ्रुडलिच का समतापीय अधिशोषण, अपन लैंगमियर का भी पढ़ेंगे, वो भी समान ताप पे होगा। अब इस कंडीशन में आप सिर्फ दाब बढ़ा रहे हो, ताप को आपने स्थिर रख दिया, ताप को आपने कांस्टेंट रखा। एक कंडीशन में ताप स्थिर है और आपका दाब बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ समझ में आई सभी बच्चों को? अभी तक तो अपन क्या कह रहे हैं कि भाई इस पर निर्भर कर रहा है, इस पर निर्भर करेगा, क्योंकि आपने क्या करा, कितनी गैस आके जुड़ेगी, x/m का मतलब यही है। x मतलब गैस की मात्रा, m मतलब जुड़ने वाला, जिस पे जुड़ रही है उसका द्रव्यमान, उसकी मात्रा, है ना। और जुड़ने वाले को अपन ने अधिशोषक बोला, जोड़ने वाले को, और जो जुड़ रहा है उसको अपन ने अधिशोष्य बोला। और यहाँ पे अपन ने उसको अभी नाम गैस ही मान लिया हमने कि भाई कोई गैस अधिशोषक पे आके चिपक रही है, कितनी चिपकेगी वो मात्रा हमको x/m से पता चलेगी। और ये सीधे सीधे किस पे निर्भर कर रही है बच्चों? दाब पर, दबाव पे। जितना दाब डालोगे, जितना प्रेशर डालोगे, उतनी मात्रा बढ़ती जाएगी। ये तो हमने बोल दिया, एक सेंटेंस यहाँ पे बता दिया। अब इसको हम ग्राफ से और अच्छे से समझ लेते हैं। ये क्लियर है बच्चों? सभी को इतना समझ में आ गया? अब दाब बढ़ाने पर किस तरह ये मात्रा प्रभावित होगी, वही हमारा पूरा समीकरण हमें समझाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपन आगे इसमें। अब यहाँ पे आप एक ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये तो आपका दाब है, प्रेशर लिखो, दाब लिखो। x एक्सिस पे, y एक्सिस पे बच्चों अपन ले रहे हैं x/m। x/m समझ में आया? ठीक है, गैस जो अधिशोषक पे आके जुड़ेगी उसकी मात्रा हमने x/m से बता दी। ठीक है,
अब बच्चों ये आपका 0 पॉइंट हो गया, ठीक है, 0 शुरुआत है। अब देखिए आपने क्या करा बच्चों, दाब बढ़ाया, इसकी मात्रा बढ़ी। ग्राफ ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे बच्चों दाब बढ़ाया, दाब बढ़ाते ही गैस की मात्रा बढ़ी। क्या चीज़ बढ़ी? एक तरह से अपन क्या बोलेंगे, सीधा सीधा अधिशोषण बढ़ा, बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, एक टाइम पे आके ये ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा। क्यों होगा? अब ये देखिए, इसको तो अपन किससे बताते हैं बच्चों, सीधा सीधा बता सकते हैं, x/m प्रोपोर्शनल है किसके, P के, है ना, P के समानुपाती है। इसको अपन नाम दे देते हैं P1, कंडीशन हमने P1 मान ली। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, x/m इसके ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। ये पॉइंट मैं बताती हूँ, इसको हम बताते हैं P0 से, ठीक है। अब बच्चों ये क्या कंडीशन है, ध्यान से समझो। ग्राफ हम लोगों ने ले लिए यहाँ पे, आप लोग देखिएगा, मैंने क्या कहा, दाब x/m गैस की अधिशोषक पे जुड़ने की मात्रा, ठीक है, जुड़ने की मात्रा बता रही है, मतलब यहाँ पे ग्राफ चढ़ रहा है तो मतलब कितनी गैस जुड़ती जा रही है, अधिशोषित होने वाली गैस है। भाई गैस का अधिशोषण कितना ज़्यादा हो रहा है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने देखा 0 में जैसे ही ताप बढ़ा ये चीज़ बढ़ी, ये बढ़ने लगी। अपन ने यही तो कहा था, x/m किस पे निर्भर करेगा, दाब पर निर्भर करेगा। दाब आपने बढ़ाया, ये चीज़ बढ़ने लगी, मतलब अधिशोषण बढ़ने लगा। एक समय तक आते आते बच्चों ये रुक गया, ये रुक गया, अधिशोषण जो हो रहा था वो रुका। भले ही आप दाब बढ़ा रहे हो, मतलब इसका मतलब क्या है कि x/m गैस के अधिशोषित होने वाली मात्रा अब दाब पर निर्भर नहीं रही। इसका मतलब है कि मैं अब कितना भी दाब बढ़ा दूं तो भी अधिशोषण नहीं होगा, तो भी अधिशोषण नहीं होगा। बात समझ में आई मेरी? अधिशोषण अगर चलता भी है तो वो साम्य में चलेगा। मतलब साम्य क्या हुआ अपना, वही जो अपन ने कल बताया था। अगर आपका क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे अधिशोषण हो रहा है तो उसी के साथ साथ आपकी दूसरी प्रक्रिया जिसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, विशोषण भी होगा। वही वाली बात वापस से समझा देते हैं अपन, फिर से समझ लेते हैं। बेंच है, बेंच पे 10 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं तो मैंने क्या कहा था, 1 2 3 4 5 6 एक एक करके बच्चे आते गए। जब तक 10 बच्चे नहीं आए तब तक तो मात्रा बढ़ती रही। ये देखो ग्राफ बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। एक पॉइंट ऐसा आया जब अपने पास क्या हुई बच्चों कि वो बच्चे आने वाले थे, बेंच भर गई, 10 ही बच्चों को बिठा सकती थी। 10 तक तो मात्रा बढ़ती गई, ग्राफ हमारा इंक्रीज हुआ। लेकिन जैसे ही 10 बच्चे बैठ गए तो 10 बच्चे के बैठने के बाद वो चीज़ भर गई। अब अगर आप नए बच्चों को 11वें 12वें बच्चे आते हैं और बैठने की कोशिश करते हैं बेंच पे तो नहीं बैठ पाएंगे। तब क्या कंडीशन होगी, 10 बच्चों के बैठने के बाद 11वें बच्चे को बिठाना है तो पहले या दूसरे बच्चों को उठा दो, तो हम उसको बोलेंगे जाओ बाहर, अगले बच्चे को बैठने दो। फिर एक और दूसरे बच्चे को उठा देंगे, तुम जाओ बाहर, अगले को बैठने दो। अब क्या हो रहा है बच्चों, गिनती जो है वो 10 की चल रही है, बच्चे कुल मिला के 10 ही बैठ रहे हैं। हो सकता है 2 नए आए और 2 पुराने उठ जाएं, तो जो 2 पुराने उठे, मतलब अधिशोषण के ऊपर अपन ने क्या बोला, अधिशोषक के ऊपर से अणु जो थे पुराने वो हट गए, उनको धक्का देके नए वाले आके जुड़ गए। तो जो आपके पास सीमा थी, सीमा तो 10 ही बच्चों को बिठाने की थी। अब अगर अपन देखें तो अब कंडीशन 10 की रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। तो ग्राफ आपका क्या हुआ बच्चों, स्थिर हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने का मतलब अब आप चाहे कितना ही दाब लगाओ, दाब लगाने के बाद भी अधिशोषण क्या होगा, नहीं होगा। और अगर होता भी है तो साथ साथ विशोषण भी होगा। विशोषण का मतलब ये है कि चिपके हुए अणुओं का बाहर निकल जाना। इसको समझ सकते हैं, जो बच्चे बैठे थे उनको बाहर निकाल दिया। 10 की सीमा चलेगी, 10 से ज़्यादा तो कैपेसिटी नहीं है। क्यों नहीं बैठा पा रहे अपन ज़्यादा बच्चों को, क्योंकि बेंच पे 10 ही बच्चे बैठ सकते हैं, 11वें बच्चे के बैठने की जगह ही नहीं है। मेरी बात समझ में आई सभी को? तो यहाँ पे जो 10 की क्षमता है किसकी, बेंच की, वही आपका क्या चीज़ है बच्चों, अधिशोषक की अधिशोषण करने की क्षमता। बात समझ में आई? अधिशोषक आपके पास ये है। अब जितनी सतह है, सतह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैठ गए 10 अणु। अब 11वें को बिठाओ, जगह ही नहीं है, कहाँ बिठाओगे आप 11वें अणु को? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको निकालो बाहर, नए वाले को आके जोड़ो। अब इसको यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ चाहे यहाँ बिठाओ, बात एक ही है। इसको हटाओ, नए को बिठाओ। अब क्या चल रहा है, विशोषण भी चल रहा है, अधिशोषण भी चल रहा है। एक साम्य स्थिर हो गया, हमारा साम्य आ गया यहाँ पे बच्चों, ठीक है। अधिशोषण भी चला, विशोषण भी चला। तब अपन क्या कंडीशन बताएंगे कि x/m गैस के जुड़ने की मात्रा अब दाब पर निर्भर नहीं रह गई। कुछ समय तक तो दाब पर निर्भर थी, लेकिन एक समय के पश्चात, एक अंतराल के पश्चात वो क्या हुई, दाब पर स्थिर नहीं रह गई। बात समझ में आई आपको? ये पॉइंट क्लियर है? अब बच्चों क्या हुआ होगा, 2 चीज़ बताइए हमने यहाँ पे।
एक तो दाब पर निर्भर है, एक दाब पर निर्भर नहीं है। इनके बीच की एक अवस्था होगी, इनके बीच की अवस्था होगी जिसको अपन इंटरमीडिएट कहते हैं, बीच की संकर अवस्था। सुना है? जब अपन अभिक्रिया करते हैं बच्चों तो आपने सुना होगा संकर बनता है हमारे बीच में, इंटरमीडिएट बोलते हैं अपन उसको, संकर संरचना बोलते हैं। याद है? इसको समझने के लिए देखो एक चीज़ और देख लो यहाँ पे, सबसे सिंपल A और B प्लस C और D, ठीक है? क्या है आपके अभिकारक? क्रिया करके क्या बनाएंगे बच्चों? उत्पाद। ये बन गया AC प्लस BD, ये आपका उत्पाद बन गया। ये क्रिया कारक था आपका और ये उत्पाद मिला आपको। अब इसके बीच की कोई तो संरचना होगी। क्या संरचना होगी और क्यों होगी? क्योंकि पुराने बंध टूटेंगे, नए बंध बनेंगे। इसी के बीच की ऐसी अवस्था होगी जब पुराने टूट रहे होंगे और नए बन रहे होंगे। तो क्या बताते हैं अपन उसको? ऐसे बताते हैं A डॉट B डॉट C डॉट D। इसका मतलब क्या होता है कि पुराने बंध तो टूट रहे हैं और नए बंध जुड़ रहे हैं, और इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? संकर अवस्था बोलते हैं। संकर मतलब बीच की कंडीशन, जब क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस हो रही हैं, कि मतलब टूट भी रहा है और जुड़ भी रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ भी तो कुछ ना कुछ होगी, कुछ ना कुछ चीज़ होगी, ठीक है? अब ये तो था दाब पर प्रभावित था, तो भैया ये चीज़ बढ़ी, तो अपन ने P की पावर 1 से बता दिया, P के ऊपर 1 की पावर बता दी हमने। अब यहाँ पे क्या थी? P की पावर 0 क्यों लिया आपने? क्योंकि दाब पर निर्भर नहीं है। कितना ही दाब बढ़ा लो तो भी अधिशोषण नहीं होगा बच्चों। ये बात समझ में आई सभी को? अब इसके बीच की तो अवस्था होगी, इसके बीच की अवस्था को अपन किससे बताते हैं? जो यहाँ तक पॉइंट से बताते हैं बच्चों, x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू P की पावर 1 अपॉन n से बताते हैं। जहाँ पे ये तो 1 ले लिया, ये 0 ले लिया, इसको बच्चों अपन किससे बता रहे हैं? x अपॉन m की समानुपाती है किसके? P की पावर 1 अपॉन n के, ठीक है? 1 अपॉन n लिया बच्चों, ये मैंने स्मॉल n से बता रहे हैं। n एक तरह से क्या होता है बच्चों? एक पूरा नंबर होता है, जो अपन कहते हैं ना पूर्ण संख्या, जिसका मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। n एक तरह का पूर्ण संख्या है जिसपे अपन n का मान अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है? और n का मान किस पे निर्भर करेगा? अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति पर। बात समझ में आई? जहाँ पे आप लिख सकते हो x अपॉन m, ये हमने क्या ली बच्चों? ये हमने ले ली, ये हमारी संकर, ये संकर पद बोल सकते हो आप इसको, संकर अवस्था या संकर पद लिख दो नाम, ठीक है? ये आपकी कौन सी थी? ये प्रथम पद कह सकते हो, ये अंतिम पद कह सकते हो, और ये आपका संकर पद है बच्चों। प्रथम पहला इनिशियल कहते हैं ना अपन, शुरुआत वाला पद, शुरुआत वाले पद को आप प्रथम पद भी नाम दे सकते हो जब शुरू हुई है अपनी अभिक्रिया। अभिक्रिया मतलब अधिशोषण, ठीक है? तो प्रथम पद अपना हुआ जब शुरुआत हुई अभिक्रिया की, संकर पद बीच में आया, संकर पद के बाद अंतिम पद हमको मिल गया जब दाब पर ये हमारी जो अधिशोषण की मात्रा थी वो पूरी तरह से क्या हुई? निर्भर नहीं रही, खत्म हो गई, निर्भरता खत्म हो गई उसकी दाब पर। ये पॉइंट समझ में आया सभी को? तो अपने पास क्या हो गई बच्चों? 3 कंडीशन आ गई यहाँ पे। इतना क्लियर है? ठीक है, अब लिख लीजिए इसके बारे में। इसको अपन किससे बताएंगे? संकर पद से बताएंगे। यहाँ पर इसमें लिखना, प्रथम पद लिख दिया आपने, ठीक है? ग्राफ बनाया ना, ग्राफ के साथ ही आप लिख दो इसको, नीचे की तरफ लिख लो पहला पॉइंट बना के, जिसमें अपन बताएंगे x अपॉन m की पावर 1 है ना, p की पावर 1, ये आपका क्या हो गया बच्चों? प्रथम पद। नाम से लिख सकते हो प्रथम पद, उसके आगे ये मान लिख दो मान, उसके बाद लिखोगे आप दूसरा पद जो है वो पहले अंतिम पद लेना, सेकंड अंतिम बता दो, और थर्ड वाले को संकर पद नाम दे सकते हैं, या आप जैसे भी लिखना चाहो वो आपकी मर्जी है बच्चों। इसको फर्स्ट नाम देते हैं हम, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। प्रथम पद और अंतिम पद तो हमें साफ दिख रहा है क्यों हो रहा है, लेकिन ये वाला जो पद है संकर पद, वो हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे। पॉइंट समझ में आया? थर्ड वाले में लिखोगे संकर पद है बच्चों, तो इसके आगे लगा दो n, जहाँ पे क्या होता है? एक पूर्ण संख्या है जिसका मान 1 2 3 0 तक हो सकता है, 1 2 3 0 कुछ भी हो सकता है, जिसका मान 1 2 3 या 0 1 2 3, और ये जा सकता है बच्चों इन्फिनिटी तक जा सकता है। इसको ये लिख दो, इस तरह से लिख 0 1 2 3, और ये इन्फिनिटी, अनंत, अनंत बोलते हैं ना अपन, अनंत तक हो सकता है इसका, किसका? n का मान, n जो एक आपकी पूर्ण संख्या है। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब इसको हम अलग अलग तरीके से समझेंगे बच्चों, समीकरण के द्वारा समझेंगे। ठीक है, मैं रब कर दूं इसे? इतना समझ में आया सभी को? डाउट है इसमें कुछ किसी को? अभी से वापस से बनाएंगे बच्चों अपन।
एक बार देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपन ने लिखा है इसका फ्रुजलेज का समतापी अधिशोषण, हमने इसको समझ लिया। अपन ने क्या कहा था, अधिशोषक पे चिपकने वाली या अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा निर्भर करेगी दाब पर। उसके बाद हमने एक कंडीशन और ग्राफ के द्वारा देखी कि क्या करेंगे अपन, कुछ समय तक तो दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है बच्चों जब दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ना रुक जाता है या अधिशोषण बढ़ता ही नहीं है, ठीक है। अपन कह सकते हैं अधिशोषण साम्य अवस्था में चला गया। जो मैंने बच्चों पहले लिखवाया था ना बोर्ड पे, वो सारा नोट करते चलना, समझ लेना उसको साथ में ही, वो चीज़ चलेगी। अधिशोषण के साथ साथ विशोषण भी हो रहा है, इसी वजह से इसका मान जो है कुछ समय पश्चात स्थिर हो जाता है। मतलब साम्य स्थिर हो गया था, हमने देखा था साम्य आ गया था वहाँ पे अधिशोषण और विशोषण के बीच में। इतना क्लियर है। अब अपन इसको अच्छे से समझ रहे हैं बच्चों, फ्रुजलेज का समतापी अधिशोषण। तो आप इसमें 3 पद में बताओगे। प्रथम पद आपने देखा जिसके अंदर अपन ने क्या बोला था, P के ऊपर P की पावर 1, ठीक है। पावर समझ में आता ना बच्चों, P की पावर 1 पे, तो P की पावर 1 पे ये निर्भर करेगा किसका, गैस का अधिशोषण। मतलब गैस का अधिशोषण कुछ ना कुछ दाब की मात्रा पर निर्भर करता है। ये बात समझ में आ गई। इसको हमने इस तरीके से बताया। तो मैंने क्या लिखा है बच्चों शॉर्ट में, दाब बढ़ेगा अधिशोषण बढ़ेगा, यही बता रहा है हमें। उसके बाद हमने सेकंड क्या लिया, पहले अंतिम पद लिया। अंतिम पद में हमने क्या कहा, x/m जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, किसके समानुपाती है, P की पावर 0 के। इसका मतलब ये दाब के ऊपर निर्भर नहीं रहा। बात समझ में आ गई। अधिशोषण जो था वो दाब पे निर्भर नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा दाब बढ़ेगा तो अधिशोषण स्थिर हो जाएगा, या हम कह सकते हैं अधिशोषण रुक जाएगा, या आप कह सकते हो अधिशोषण और विशोषण साथ साथ चलेंगे। सभी बातें कह सकते हैं अपन इसके अंदर। अब अपन थर्ड वाले पे आ रहे हैं, संकर वाले पद पर, जिसपे क्या बता रहे हैं अपन, x/m जो है वो किसके समानुपाती है, P की पावर 1/n के। जहाँ पे n अपन ने क्या बोला, ऐसी पूर्ण संख्या है जिसका मान हो सकता है 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, अनंत तक चला जाएगा। और आप इसमें लिख सकते हो n का मान, इसमें बच्चों एक लाइन नोट करना, n का मान अधिशोष्य तथा n का मान अधिशोष्य तथा n का मान अधिशोष्य तथा अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। n का मान अधिशोष्य तथा अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो मान अपन कह रहे हैं 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी अनंत तक जाएगा, वो किस पे निर्भर करेगा बच्चों, वो निर्भर करेगा अधिशोष्य जो चिपक रहा है और अधिशोषक जो चिपका रहा है अपने अंदर, उसकी नेचर पर, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। जैसा वो होगा उसके अकॉर्डिंग इनके मान कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों सभी को, ये बात क्लियर है। इतना हमने समझ लिया। अब अपन ने ग्राफ देखा, ग्राफ में अपन ने फिर से यही चीज़ प्लॉट की है, जिसमें हमने देखा एक्स एक्सिस पे, सॉरी ये एक्स है ना, एक्स और वाई है ना, वाई एक्स लिख लो चाहे एक्स वाई लिख लो, उल्टा कर दिया मैंने इसे, एक्स और वाई पे, ठीक है। एक्स पे अपन ने क्या देखा, दाब रखा है अपन ने, वाई एक्सिस पे अपन ने x/m मतलब अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा को रखा। बात समझ में आ गई। अब हमने क्या करा बच्चों, कम दाब पे देखा। अब अपन ने इसको 3 जोन में बांट दिया, 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया, जिसमें पहला हिस्सा कम दाब के ऊपर, दाब कमी है। शुरुआत में आप दाब लगाओगे बच्चों तो दाब तो कम ही रहेगा, हाँ कि नहीं। दाब हमने कब रखा, तो इसके ऊपर दाब पर निर्भर था, अधिशोषण दाब पे निर्भर था, कम दाब पर। दाब आपने बढ़ाया, संकर दाब मतलब बीच का कह सकते हो आप, इंटरमीडिएट, मध्यम कह सकते हैं हम इसको, संकर भी कह सकते हैं। संकर दाब दे दिया ताकि हमें संकर अवस्था से अपन इसको मिला सकें, ठीक है। संकर दाब कह दिया, या अपन कह सकते हैं मध्यम दाब है। जब क्या हुआ, इसकी मात्रा P की पावर 1/n पर निर्भर हो गई। और लास्ट वाला अपन ने बताया, जब अपन ने अधिक दाब रखा तो अधिक दाब पर इसकी मात्रा इस तरीके से हो गई। इतना क्लियर है बच्चों, ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ गई। हमने इनको नाम दे दिए, कम दाब पर, संकर दाब पर और अधिक दाब पर हमने ग्राफ में इसको देख लिया। अब यही चीज़ हम इसको यहाँ पे समझ रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इसके डेफिनेशन, ये इसकी जो आप कहोगे, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ये जो आप पढ़ेंगे बच्चों इसके बारे में, ये क्या है, फ्रुजलेज का समतापी अधिशोषण का विस्तार पूर्वक विश्लेषण। अभी तो अपन ने क्या देखा भाई, इस तरह की कंडीशन हो रही है, अब इसका विश्लेषण भी तो करेंगे कि ऐसा हो रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या मान हमारे पास निकल के आ रहे हैं। ये चीज़ जो थी ये सभी को समझ में आ गई बच्चों। हमने क्या कहा कि दाब जो है अधिशोषण होगा वो अलग अलग दाब पर किस प्रकार होगा, कम पर दाब पर निर्भर करेगा अधिशोषण, अधिक पर दाब पर निर्भर नहीं करेगा। कितना ही दाब आप बढ़ा दो, अधिशोषण अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। बात समझ में आई। बच्चों को कितना ही धक्का देके क्लास में भेजा जाए, लेकिन 10 ही बच्चे बैठ सकते हैं बेंच पे, तो 11वां बच्चा तो बैठेगा ही नहीं, या बैठेगा भी, दाब लगा भी दे तो भी एक उठ के जाएगा तभी 10वां बैठेगा, 11वां बैठेगा,
मेरी बात समझ में आ गई सभी को? ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली, अलग अलग दाब देख लिए बच्चों। अब इसी के हिसाब से हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन हमने बता दी कम दाब पर। कम दाब पे हमने क्या कहा था? वक्र सीधी रेखा है। ये ध्यान रखना, ये आपको बताना पड़ेगा बच्चों। एग्जाम में अगर इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से ग्राफ बना के आप इसको पूरा विस्तार पूर्वक समझाएंगे कि होता क्या है। तो पहले हम इसको अच्छे से समझ लें, हमें समझ में आ गया तो हम आगे इसको अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो पहला वाला अपन ने बताया इसको कम दाब पर। कम दाब पे हमने कहा वक्र सीधी रेखा है। क्यों भाई? दिख रहा है अपन को सीधा, सीधी रेखा जा रही है एक। ठीक है, वक्र जब भी अपन बताते हैं बच्चों, जब भी ऐसा बनता है वक्र सीधा, इसका मतलब क्या होता है कि वक्र कैसा बता रहा है कि ये मान और ये मान बढ़ने पर वक्र भी बढ़ रहा है। जो मान आपने वक्र पे लिया वो मान भी आपका बढ़ता जा रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा वक्र हमारी सीधी रेखा आ रही है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों x/m किसके था समानुपाती? दाब के था, कम दाब पर। दाब के समानुपाती है। क्या हम इसको kp के रूप में लिख सकते हैं? जब भी आप बच्चों समानुपाती साइन हटाते हो ना, तो समानुपाती हटाने के बाद हमें कोई ना कोई स्थिरांक लाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बच्चों k मैंने लिखा है, k आप क्या कह सकते हो? एक तरह का क्या है बच्चों? स्थिरांक है, क्योंकि हमने साइन हटाया ना। जब हम मैथ्स में या किसी भी चीज़ में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी बच्चों हम पढ़ते हैं, तो हम यही देखते हैं कि जब भी आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन, समानुपाती का साइन हटाओगे, चिन्ह हटाओगे, तो आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने रखा x/m बराबर हो गया kp के। k जहाँ पे कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या चीज़ लेगी? y/mx। जहाँ पे अपन ने क्या बोला? x एक्सिस पे ये जो बच्चों समीकरण है ना, ये समीकरण क्या बताता है? वक्र की समीकरण को समझाता है। बात ध्यान रखना, ये जो चीज़ आप बता रहे हो ना बच्चों, ये क्या चीज़ है? वक्र का समीकरण बताएगा आपको। जो वक्र आपने बताया, वक्र में x एक्सिस पे आपने क्या रखा, y पे आपने क्या रखा, और जो आपका ये चल रहा है ना ढाल, m जो है बच्चों, m किसको बताता है? m ढाल को बताता है। ढाल मतलब ये चीज़ जो बीच वाला हिस्सा है ना, आप ये समझ सकते हो। तो ये अपना समीकरण होता है y=mx, है ना। कई बार इसमें m c भी अपन टर्म काम में लेते हैं बच्चों यहाँ पे, है ना। वो कैसे लेते हैं वो अपन आगे देखेंगे, इसको और समझा देंगे। आप ये समझो कि जब भी हम इसको वक्र के ऊपर दर्शाएंगे समीकरण को, ये समीकरण इसमें सही तरीके से बैठना चाहिए। तो अपन ने लिख दिया y=mx, जहाँ पे y अक्ष पे अपन ने क्या रखा? अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण रखा अपन ने। x एक्सिस पे बच्चों आपका क्या हो गया? दाब आ गया। और ये जो था k, मतलब इसका कांस्टेंट अपन इससे बता रहे हैं ना, कांस्टेंट वैल्यू। ये जो ये चीज़ बताई अपन ने, ये इसके ढाल को बताता है। बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है किस तरीके से मैंने लिखा है ये चीज़ यहाँ पे? सभी को समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। कम दाब पे अपन ने कहा वक्र सीधी रेखा है, दिख ही रहा है। ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में पता चल जाएगा बच्चों कि वक्र जो जा रहा है वो सीधी रेखा जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि दाब बढ़ा रहे हो तो अधिशोषण भी बढ़ रहा है। ठीक है। कम दाब पर कंडीशंस अलग अलग लगानी है बच्चों आपको, कि अगर अपन अलग अलग चीज़ देखते हैं तो कम दाब पर क्या स्थिति आपकी आई है। ठीक है। अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई, इतना निकाल लिया। अब अपन ने दूसरी चीज़ निकाली अधिक दाब होने पर। अधिक दाब होने पर आप लिखोगे कि ये जो बोलोगे अपना वक्र जो है वो क्या हो जाता है? x अक्ष के समानांतर हो जाता है। हाँ कि नहीं? जो मैंने बोला वो समझ में आया बच्चों? ये आपने क्या करा? दाब बढ़ाया। ये तो कम दाब वाली थी, ये अधिक दाब वाली सिचुएशन है। ये देखो आप, ये क्या है आपका x अक्ष। अधिक दाब वाला जो है वो ये हो गया बच्चों, दिख रहा है सबको? तो अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर? अधिक दाब पर वक्र जो है वो क्या होता है? x अक्ष के समानांतर हो जाता है। लिख लो इस लाइन को, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने लिखा नहीं है बच्चों, नोट कर लो। अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अधिक दाब पर वक्र जो है हमारा, जो वक्र दिख रहा था वो वक्र क्या होता है? x अक्ष के समानांतर हो जाता है। ठीक है, लिखिए x अक्ष के समानांतर हो जाता है वक्र। पहले वाले में आपने लिखा था वक्र सीधी रेखा जा रही है, अब आप लिखोगे x अक्ष के समानांतर। पैरेलल हो गया, सेम उसी के बराबर दिख रहा है आपको। तो x अक्ष के समानांतर क्यों हुआ? क्योंकि दाब पर निर्भर नहीं है। जब दाब पर वो निर्भर ही नहीं रहा तो x अक्ष के समानांतर हो गया सीधा, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? स्थिर हो गया या कांस्टेंट हो गया। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है। अब अपन इसकी वैल्यू बताएंगे बच्चों। यहाँ पे कोई डाउट है? कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो आप बीच में। ठीक है, लास्ट बेंच में कोई दिक्कत है? अगर नहीं समझ में आया बच्चों पूछ लो, अभी भी नहीं आया तो वापस से रिपीट करूं? समझ में आ गया? ठीक है। अपन ने क्या बोला? ये x अक्ष के समानांतर है, कैसे वो हमने देख लिया डायग्राम से। अब बच्चों ये चीज़ समझना, x/m अपन ने बताया था किसके ऊपर है? समानुपाती किसके? p की पावर 0 के। क्योंकि जब दाब पे निर्भर ही नहीं है तो हमने उसको p की पावर 0 से बता दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब x/m वही साइन हटाया तो हमने कांस्टेंट लगाया k का।
अब आपको पता है p की पावर 0 का मतलब क्या होता है, मान 1 हो गया। जब दाब की पावर जो है, किसी भी चीज़ की पावर 0 लोगे तो मान तो 1 ही होता है। 1 की पावर 0 लगाऊं तो बराबर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 0 लगाऊं तो वो भी 1 के मान के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मान निकल के आया 1। 1 मतलब अपन कई बार 1 चीज़ जो जिसका भी मान 1 आता है उसको हम लिखते नहीं है, कांस्टेंट मान लेते हैं, एक तरह से लिखते ही नहीं है उसको, समझ जाते हैं कि नहीं लिखा मतलब वो 1 के मान के बराबर है। बात समझ में आई? 2 या 3 होगा तो आपको लिख के बताना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? मैथ्स में जब अपन पढ़ते हैं बच्चों, मैथ्स नहीं भी पढ़ते हो 10th तक भी आपने पढ़ा होगा तो भी अपन यही चीज़ बताते हैं कि किसी की पावर अगर 0 है तो अपन उसकी घात, पावर को क्या बोलते हैं हिंदी में, घात बोलते हैं, ठीक है। तो किसी की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका मान 1 के बराबर है। तो k जो है x अपॉन m जो है वो किसके बराबर हो गया, सीधा सीधा कांस्टेंट। ये अपन ने तो बोल के बताया था कि भाई x का मान जो है x अपॉन m का मान अधिक दाब पर कांस्टेंट स्थिर हो जाता है। स्थिर कैसे हुआ तो बच्चों समीकरण से भी समझ में आ गया। अगर समीकरण के रूप में समझाना पड़े तो हम समझा सकते हैं इसको। x अपॉन m जो हुआ वो किसके इक्वल हो गया बच्चों, k कांस्टेंट के बराबर हो गया। इतना समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? अपन ने क्या पढ़ा, फ्रुडलिच का समतापीय अधिशोषण। ये समतापीय वक्र के बारे में बात कर सकते हो बच्चों। ये चीज़ हमें ये बताता है कि दाब बढ़ाने पर कितनी मात्रा गैस की अधिशोषित होगी, या गैस कितनी किसी भी चीज़ पे आके चिपकती है तो कितनी गैस चिपकेगी, वो हमको किससे पता चलेगा, उसके दाब से। कितना दाब उस पर पड़ रहा है, दाब ज़्यादा पड़ रहा है तो गैस की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन एक समय के पश्चात वो स्थिर हो जाएगी, उसके बाद बढ़ेगी नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्रुडलिच का अधिशोषण वाला जो वक्र है या समतापीय वक्र है वो आपको क्या बताता है, तो शॉर्ट में आप क्या बताओगे बच्चों कि ये हमें बताता है कि अधिशोषण जो है किसी भी गैस का, किसी भी चीज़ का अधिशोषण हो रहा है तो कितनी सीमा तक होता है, ठीक है। कितना अधिशोषण होगा तो वो दाब पे निर्भर करता है, और अधिक दाब बढ़ाने पर वो स्थिर हो जाता है। ये आप बता सकते हो 2 शब्दों में। अगर इस पर छोटा क्वेश्चन आ जाए कि ये इसका बताइए, सार बताइए कि ये क्या कहना चाहता है, तो हम यही बोलेंगे फ्रुडलिच का समतापीय अधिशोषण हमें ये बताता है कोई गैस की मात्रा कितनी आके जुड़ेगी उस पे निर्भर करता है, किस पे, दाब पे निर्भर करेगा, ठीक है। दाब पे निर्भर करेगा, लेकिन कुछ समय पश्चात वो दाब पर भी क्या हो जाता है, उसका मान स्थिर हो जाता है। अब कैसे होता है और क्यों होता है वो तो हमें अलग से समझाना पड़ेगा, लेकिन अगर सीधा हम एक शब्द में बोले तो हम ये कह सकते हैं उसकी दाब पे निर्भर करती है। परिभाषा लिखी थी अपन ने, यही चीज़ बताई थी कि अधिशोषण हो रहा किस पे निर्भर करेगा, उसके दाब पर निर्भर करेगा। और दाब पर किस प्रकार निर्भर करता चलता है वो हम अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग चीज़ों पर, स्थिति पर हम लोग देख सकते हैं। इतना क्लियर है बच्चों सभी को कि किस तरीके से हुआ। अब इसको और आगे हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं रब कर दूँ इसे, आगे चलते हैं अपन और, ठीक है। अभी मैं नोट करती हूँ इसको, मेरे साथ साथ आप लिखते चलिएगा। ये चीज़ समझना बच्चों, ये चीज़ देखना। अपन ने यहाँ पे क्या बताया था, 2 तो बता दिए, कम ताप पर क्या कंडीशन होगी, ठीक है, अधिक दाब पर क्या स्थिति होगी, ये चीज़ समझना, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या लिखा, अब संकर दाब पे अगर अपन देखते हैं x अपॉन m वो प्रोपोर्शनल था, हमें पता है p 1 की पावर n की। अब यहाँ पे देखिए p 1 की पावर n, वही अपन ने कांस्टेंट हटाया, k लगाया, हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गया। अब यहाँ पे जो ये मैंने चीज़ लिखी है ना बच्चों, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि अगर आपके पास संकर दाब वाली समीकरण हो तो आप उससे प्रथम और अंतिम पद निकालो। बात समझ पा रहे हो मेरी? प्रथम और अंतिम पद ज्ञात करो संकर वाले समीकरण से। कैसे निकालोगे उसको निकालने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा ना, इस समीकरण द्वारा प्रथम तथा अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे उसको यहाँ पे लिखा अपन ने। अब यहाँ पे देखो जो अपना है संकर पद वाला वो क्या है, ये वाला है बच्चों। जो इक्वेशन है ना अपने पास इंपॉर्टेंट निकल के आएगी। आप जो अंत में लिखोगे फ्रुडलिच का अपने लिखा ना समतापीय अधिशोषण, ठीक है, उसका समीकरण जो हमारे पास निकल के आता है ना बच्चों, ये निकल के आता है। ये अभी ये कैसे आया ये तो हम समझ चुके, इतना सभी को समझ में आ गया ये निकला कैसे, आया कैसे, ठीक है। अब अपन इसके द्वारा ही कम ताप और अधिक दाब वाली कंडीशन निकाल सकते हैं। कम दाब में क्या था, अधिक दाब में क्या है, ठीक है। कम दाब पे आप देखो, अगर यहाँ पे P का जो वैल्यू है, P में 1 तो है ही, हमें क्या रखना है बच्चों, n का वैल्यू रखना है। n का वैल्यू अपन ने देखा, जब हमने देखा था समीकरण तो उसमें क्या था, 0 से 1। अगर अपन n का मान देखें तो अपने समीकरण में क्या था, पहले 1 था क्योंकि दाब पे निर्भर था, बाद में क्या हो गया, वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, पावर 0 हो गई, क्यों, क्योंकि दाब पे निर्भर नहीं रहा। तो n का वैल्यू हम क्या करते हैं बच्चों, 0 से 1 तक रखते हैं। बात समझ में आई मेरी, ठीक है। जब अपन ने n का वैल्यू 1 रखा बच्चों, n का मान जब आप 1 रखते हो तो 1 अपॉन 1 है ना, 1 को 1 से भाग दोगे क्या मान निकल के आएगा, n का पावर 1 है तो 1 अपॉन n का वैल्यू भी 1 आएगा बच्चों।
मेरी बात समझ में आई? ये मैंने पहले ही लिख दिया, ये चीज़ नीचे लिखी है, तो मैं आपको इसीलिए अभी समझा रही हूँ, ठीक है। कम दाब पे अपन ने कहा कि हमारे पास जो है संकर वाली समीकरण है, आपको कहा गया आप इससे प्रथम और अंतिम पद निकालो। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ n जो आपका क्या था पूर्ण संख्या थी उसमें आपको मान रखना है। आप एक बार n का मान रखते हो 1 या n का मान रखोगे 0, क्योंकि कंडीशन हमारे पास यही थी, एक बार 0 हो गया एक बार 1 हो गया, तो हम मान वही रखेंगे बच्चों। जैसे ही आपने n का मान 1 रखा, यहाँ पे n का मान मैंने नीचे लिख दिया 1 रखा, तो 1/n का मान भी 1 आ जाएगा, 1 को 1 से भाग दोगे 1 ही आएगा, ठीक है। 1 आ गया हमारे पास, तो मतलब हमारे पास ये कंडीशन आ गई x/m इज इक्वल टू kp1। kp1 अपना कौन सी समीकरण बता रहा था, कम दाब वाली को बता रहा था। तो जैसे हमने n का मान रखा हमारे पास क्या हो गई बच्चों, कम दाब वाली पहली समीकरण आ गई, ये वाली। बात समझ में आई सभी को मेरी? आपको क्या करना है, आपके पास जो मुख्य समीकरण है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है ना बच्चों, छोटा क्वेश्चन पूछ ले, ये क्वेश्चन पूछे कि फ्रिडलिच का समीकरण जो था वो समीकरण को लिखिए, तो समीकरण आप कोई नहीं लिखोगे, आप ये वाला लिखोगे। कम ताप अधिक दाब नहीं, आपको मध्यम वाला जो है ना संकर वाला जो दाब है उसकी समीकरण आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखोगे ये, क्योंकि इसी से हम पहचानेंगे कि अंतिम और प्रथम पद कैसे निकालें। मेरी बात समझ में आई सभी को? अब अपन आते हैं अधिक दाब पर। आपको क्या करना है, n का मान 0, p की पावर 0 है, अपन ने क्या कहा था n का मान या तो हम 1 रखते हैं या 0 रखते हैं। जैसे ही आपने क्या करा, सॉरी 1 या 0 नहीं, 1 से इन्फिनिटी लोगे, 0 नहीं लोगे, ये ध्यान रखना बच्चों। 1 से बढ़ के आपका क्या है पूर्ण संख्या है ना, तो अपन आगे बढ़ेंगे, 0 नहीं, मैंने वो 0 बता दिया था आपको, 0 निकल के आएगा रिजल्ट। एक्चुअल में जो अपन n का मान रखेंगे ना बच्चों, 1 से लेकर अनंत तक जाएगा, ये बात समझना वापस। अपन n का मान कह रहे हैं ना, n का मान 1 से अनंत तक जाएगा, या तो आपने 1 रखा पहला शुरुआत में, या आप उसका अनंत कर दोगे, अनंत मतलब कितना भी हो सकता है, ये बात समझना, ठीक है। अब 0 जो आ रहा है, 0 हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है 1/n का, मैं यहाँ पे n का बोल रही थी, n नहीं, एक्चुअल में वो 1/n होगा बच्चों। समझ में आई मेरी बात? जब अपन n का मान रखेंगे ना, इसको अच्छे से समझ लो, आपके पास क्या है पूर्ण संख्या है n, तो इसका मान कैसे चलेगा, 1 शुरुआत में हो गई और 1 सबसे आखिर मान रख दो, 1 सबसे कम मान रखा, 1 सबसे ज़्यादा मान रख दिया, अनंत से ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा तो अपन क्या लेंगे बच्चों, ठीक है। अब अपन ने n का मान अनंत रखा, तो आपको पता है 1/∞ या अनंत का मान 0 हो जाता है। अनंत को जब 1 से भाग दोगे तो मान 0 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो x/m यहाँ पे क्या था, k p की पावर 1/n थी। n का मान जैसे ही हमने एक क्या रखा था, 1 रखा था, कम रखा था, और 1 हमने अनंत रखा, तो जैसे ही आपने यहाँ पे मान अनंत का रखा तो 1/∞ हो गया ना बच्चों, 1 ये हो गया, और इसका मान हमें पता है हमेशा 0 हो जाता है, तो 0 होते ही आप मान रख दोगे, p का मान 0 में आ गया, मतलब ये क्या कंडीशन निकल के आ गई बच्चों, अधिक दाब पे निकल के आ गई। मेरी बात समझ में आई सभी को? वापस से समझ लेते हैं। फ्रिडलिच का समतापीय अधिशोषण हम लोगों ने देखा, कम ताप पर क्या होता है, दाब पे निर्भर है, और अधिक दाब बढ़ाने पर दाब पे निर्भर नहीं रह जाता, अधिशोषण होता तो है। बात समझ पा रहे हो मेरी? ठीक है, कम दाब पे अधिशोषण बढ़ेगा, अधिक दाब पर अधिशोषण स्थिर हो जाएगा, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। बात समझ में आई? अधिशोषण होगा भी तो विशोषण भी साथ साथ चलेगा, दोनों चीजें साइमल्टेनियस, एक के ऊपर एक के पीछे एक चलती रहेंगी, है ना। साइमल्टेनियस होने का मतलब कि एक के पीछे एक चीजें चलती जा रही हैं, तो अपन कहते हैं भाई एक के पीछे एक चीजें हो रही हैं। मेरी बात समझ में आई सभी को? अपन ने अधिक दाब पे देख लिया, कम दाब पे देख लिया, तो हमारे पास अलग अलग समीकरण निकल के आए। अब हमारे पास एक जो मुख्य समीकरण आया बच्चों, वो ये वाला है। ये सभी लोग नोट कर लेना, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाता है समीकरण कौन सा है, तो आपको यही बताना पड़ेगा। एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो हम इसके क्वेश्चन आंसर वो हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। बात समझ में आ गई मेरी? अब जैसे आपके पास ये आ गया, तो आपने 2 कंडीशन लगा दी, या तो n का मान क्या हो सकता है सबसे कम, या n का मान सबसे ज्यादा रख दो, बस ये 2 कंडीशन ही हम लगा सकते हैं। n का मान जो पूर्ण संख्या थी उसका मान हमने सबसे कम 1 रखा, तो 1/n का मान भी 1 निकल गया, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, कम दाब वाली आ गई समीकरण। अब अपन ने क्या करा, सेम वही चीज, 1/n था, n की जगह पे क्या लगाया आपने, इन्फिनिटी अनंत रखा, सबसे ज्यादा मान रखा, तो 1/∞ अनंत का मान 0 हो गया, मतलब ये पूरा 1/n क्या हो गया, 0, तो k p की पावर 0 हो गई। और जब k p की पावर 0 आती है तो वो अधिक दाब वाली कंडीशन आ जाती है, अधिक दाब वाली समीकरण आपके पास बच्चों निकल के आएगी। तो हमको क्या समझ में आया, फ्रिडलिच का अपन ने देखा, समीकरण देखा, वो समीकरण ने हमें बताया कि कम ताप पर किस तरह से अधिशोषण होगा, अधिक दाब पर किस तरह होगा, बीच की जो संकर अवस्था है उससे हम दोनों चीजें निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? सभी को क्लियर है किस तरीके से होगा बच्चों? इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है।
ठीक है। जो आप नेक्स्ट वाला पढ़ोगे ना लैंगमियर का, लैंगमियर वाला एक तरह से अगर अपन कहें तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि फ्रिडलिच वाला है। ठीक है, लैंगमियर वाले में क्या है बच्चों, उसमें भी पूरा समीकरण है। आपकी बुक में उसके बारे में सिर्फ एक लाइन में समीकरण दे रखा है कि ये निकल के आ गया, जैसे मैंने आपको ये दे दिया। समझ पा रहे हो? अपन ने बच्चों जो चीज़ यहाँ पे देखी, अगर मैं आपको सीधा लिख के बता दूं कि ये निकल के आया तो आपको कैसे पता चलेगा कैसे हुआ? अपन ने यहाँ पे जो समझा बच्चों पूरा उसमें पढ़ा, डिटेल के अंदर पढ़ा कि निकल के कैसे आया। ये बात समझ में आई? उसी तरीके से जब हम लैंगमियर का पढ़ेंगे ना बच्चों, उसमें भी समीकरण दिया हुआ है आपकी बुक में, लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे कि निकल के कैसे आ रहा है वो। जब तक आप सॉल्व करना नहीं सीखोगे, जब तक आप उसको खुद को हल नहीं करोगे बच्चों, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे नहीं सोचेंगे अपन कि अपन बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम उसको अच्छे से समझ के पढ़ रहे हैं। आपके आगे तक आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं बच्चों, उसमें कई बार निकल के आ जाता है ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, क्योंकि जब हम रट लेते हैं तो हमें पीछे का याद नहीं रहता। कई बच्चों को रट के याद हो जाता होगा, लेकिन मेरे साथ तो प्रॉब्लम यही है कि मुझे रट के याद नहीं होता। कभी भी रट के मैं भूल जाती हूँ बीच में। क्या चीज़ होनी चाहिए बच्चों? समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया तो आप अच्छे से कर सकते हो। ये बात समझ में आई मेरी? ठीक है, तो अभी तक अपन ने समझ लिया कि हमारे पास समीकरण निकल के ये वाला आया, कैसे आया वो भी आपको समझ में आ गया। सभी को क्लियर है ना आज का टॉपिक? उसके बाद हम लोगों ने देखा कम दाब पे निकाल सकते हो, अधिक दाब पे निकाल सकते हो। अब अपन इसका क्या देख लेते हैं बच्चों कि अगर इसका अपन गणितीय विश्लेषण करते हैं तो गणितीय विश्लेषण क्या निकल के आता है। लॉग वाला वैल्यू निकालते हैं ना अपन, उसको एक बार हम ग्राफ पे भी देख लेते हैं। ये लास्ट है, उसके बाद अपना खत्म है। ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा अपना। नोट कर लिया सभी ने? रब कर दूं? यहाँ पे देख लो बच्चों इस चीज़ को, फ्रिडलिच का समतापी अधिशोषण का जब हम गणितीय विश्लेषण देखते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन मतलब अपन क्या कर रहे हैं, अपनी चीज़ को सिद्ध कर रहे हैं कि जो आपने पढ़ा वो सही है कि नहीं है। बात समझ पा रहे हो? वेरिफिकेशन करते हैं बच्चों हम लोग, इसके बारे में देख लेते हैं, गणितीय रूप भी देख लेते हैं अपन इसका। तो अपन ने क्या चीज़ बोली थी, x/m अधिशोषण जो है किस पे निर्भर करेगा, p की पावर 1/n के, क्योंकि अपन संकर अवस्था निकल के आई। अब इसी चीज़ को जब अपन क्या करते हैं भाई, आपने कांस्टेंट हटाया, k का वैल्यू आ गया। उसके बाद क्या करोगे, लॉग में वैल्यू निकालते हैं अपन, तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग लेते हैं ना बच्चों, गणितीय रूप से जब आप उसको बताते हो ना, उसका क्या करना है बच्चों, समीकरण को हमें बताना है कि असल में सही निकली कि नहीं निकली। आप सिद्ध करते हो ना, प्रूव करते हैं हम लोग, सिद्ध करते हैं कि भाई ये समीकरण हमारा सही है कि नहीं है। उसको सिद्ध करने के लिए हम लोग लॉग काम में लेते हैं। लॉग वैल्यू हमें बताता है असल में कि ये जो आपने समीकरण किया, जब लॉग का मान यहाँ पे रख दोगे, कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन आपका बिल्कुल सही निकलता है। दोनों तरफ अपन लेते हैं ना, दाएं क्या बोलते हैं उसको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला समीकरण एक जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी तो आप बताते हो प्रूफ कर दिया। शॉर्ट में कहते हो LHS RHS, है ना, लेफ्ट और राइट वाला, है ना। उसको हिंदी में अपन कहते हैं ना, मतलब वाम पक्ष और ये दूसरा पक्ष कहते हैं, है ना। इस तरह का कहते हैं कि दोनों पक्ष अगर बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका समीकरण सही है, सीधा मतलब, है ना। तो अपन को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि लॉग जब हम दोनों तरफ लेते हैं तो हमारा समीकरण अगर निकल के आता है सही, इसका मतलब जो हमने प्रूफ किया वो बिल्कुल सही था, सही बात थी। तो यहाँ पे देखो लॉग ले लेते हो दोनों तरफ, तो लॉग x/m निकल के आ गया, और ये लॉग के 1/n के आगे तो लॉग नहीं आएगा क्योंकि क्या है, अपॉन का वैल्यू है, तो इसके लिए फिर लॉग p का वैल्यू लगाया अपन ने। ठीक है, अब जब बच्चों यहाँ पे रखते हो तो मैंने आपको बताया था y क्या था अपना, mx। समीकरण होता है ना y/mx, वो क्या चीज़ होती है, स्लोप को, वो ग्राफ को, वक्र को बताती है बच्चों। मैंने आपको पहले भी बताई थी। यहाँ पे आपके वैल्यूज़ है तो अपन यहाँ पे c भी लिया। c आपका क्या होता है बच्चों, ये जो कटाक्ष बिंदु बोलते हैं उसको हिंदी में शायद इंटरसेप्ट पॉइंट या कटाक्ष बिंदु ही बोलते हैं इसको, जहाँ पे यहाँ से अपना जो है वैल्यू निकल के आ रहा है, ये कांस्टेंट से हाई हुआ वैल्यू, तो लॉग k हुआ ना आपका कटाक्ष बिंदु हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बताई, लॉग k को अपन ने c बिंदु लिया, c यहाँ पे अपन का यही हो गया, ये बिंदु हुआ जिसके ऊपर अपन ने वैल्यू अपना लॉग k आया। लॉग x/m अपना वही y एक्सिस पे, x एक्सिस पे, x अक्ष पे आपका प्रेशर था लॉग p वाला, और ये जो आपका ढाल निकल के आया बच्चों वो क्या है, 1/n। जो आपका पूर्ण वो था ना, पूर्ण संख्या जो थी 1/n था, जो पावर थी, जो घातांक था, वो घात अपन ढाल के अंदर लेते हैं। ये ढाल हमें बताता है 1/n का। अब 1/n का मान 0 होता है, क्या होता है वो अपन कैलकुलेट करके निकालते हैं। ये बात समझ में आ गई सभी को। फ्रिडलिच का समतापीय अधिशोषण हमें ये बता रहा था कि भाई गैस का अधिशोषण होगा तो निर्भर करेगा दाब पे, एक समय तक दाब पे निर्भर करेगा, उसके पश्चात दाब पे निर्भर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो हमने सब आंसर देख लिया अच्छे से। बात समझ में आ गई सभी को? आज का टॉपिक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? ये बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बार बार पढ़ो, नहीं समझ में आता तो कभी भी आके पूछो।
ठीक है। चाहो तो कल आके पढ़ लेना, नहीं समझ में आता तो कल एक बार और आके पूछ लेना। क्लियर है बच्चों। उसके बाद ये ढाल ये वाला समझ में आ गया। लॉग लेने पर अपन लॉग के थ्रू ग्राफ में अपन बता सकते हैं कि दोनों चीज़ें अपनी सही थी, दोनों समीकरण अपन ने देखा तो समीकरण हमारा पूरा सही निकला। ये क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ लिखी है ना बच्चों, इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ना, इस पर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि अगर n का वैल्यू इससे इतना वेरी करता है तो 1/n का वैल्यू कितना होगा। बात समझ में आई। अब देखो ये क्या लिखा है मैंने बच्चों, n का मान अपन ने देख लिया, 1 से अनंत तक जाएगा, 1 सबसे कम मान, अनंत सबसे ज़्यादा, और n अपन ने नाम ही किसके लिए लिया था, इंटरमीडिएट के लिए, संकर अवस्था के लिए हमने n को रखा। बात समझ में आई मेरी। n मतलब बीच का हो गया, ये प्रथम पद और ये अंतिम पद, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने बताया n का मान जो है वो 0 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक जाएगा, 1 से लेकर अनंत होगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/n का मान जब अपन ने देखा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से 1 तक ही जाएगा, 0 कम है ना। आप जो बता रहे हो बच्चों, ये जो एरो बताया अपन ने, मिनिमम मान कितना है 0 और सबसे ज़्यादा मान क्या है अपना 1। जब निर्भर ही नहीं कर रहा तो मान तो 0 हो गया, और जब निर्भर करा तो मान कितना हो गया अपना 1 हो गया। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि n का मान अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो 1/n का मान क्या होगा। क्वेश्चन आता है तो आप बताओगे 0 से 1 तक होता है। मेरी बात समझ में आई। या ये पूछ ले 1/n का मान जो है वो आपके पास क्या है, 0 से 1 तक होता है, तो n का मान क्या होगा, तो आप कहोगे उससे 1 से अनंत तक जाता है। चाहो तो मान रख के देख लो। बात समझ में आई। n का मान अगर इसमें रखोगे, 1 का मान रखते हो 1/1 तो आपके पास 1 वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। और n का मान अनंत रखते हो तो 1/अनंत रखोगे, इन्फिनिटी रखोगे तो आपके पास निकल के 0 वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये छोटी सी चीज़ है, इसको भी बना के अपने पास नोट कर लो। इस पे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी आप लोग करोगे ना अपने आगे के लिए, 12th के बाद जो भी एग्जाम दोगे उन पे छोटे छोटे क्वेश्चन इनके ऊपर निकल के आ जाते हैं। n का मान इतना है तो दूसरे का कितना होगा, रखोगे मान तो कैलकुलेट करके निकालोगे। बात समझ में आ गई। सभी को आज का टॉपिक क्लियर है। लैंगमियर का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हम लोग कल पढ़ेंगे। एक साथ चीज़ें दिमाग में भरोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आज का जो था वो समझ में आ गया सभी बच्चों को, क्लियर है। अब अपन जो कल पढ़ेंगे वो लैंगमियर का एड्सॉर्प्शन, मतलब यही अधिशोषण समीकरण, अधिशोषण समीकरण पढ़ोगे और उसको क्या पढ़ोगे, समतापीय समीकरण है। ये भी ध्यान रखना, समतापीय जहाँ पे तापमान स्थिर है, जहाँ पे दाब हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दाब पे का ही तो खेल है सारा। दाब बढ़ाते ही क्या हो रहा है, अधिशोषण बढ़ रहा है, एक समय पश्चात हट रहा है, हो भी रहा है नहीं भी हो रहा, दोनों कंडीशन हो रही है। बात समझ में आ गई सभी को। अब ये चीज़ पढ़ोगे बच्चों, उसके बाद आगे अपन लोग कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे, फिर एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, असल में होते क्या हैं, ये किस तरह से काम करते हैं। क्लियर है बच्चों। कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? ओके क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैंगमियर के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे क्या चीज़ होती है।